कहानी के पार्ट 6 को समझने के लिए पहले कहानी का पार्ट 5 देखें। प्रिंस अपने पापा के बिजनेस का आधा बंटवारा कराने के लोभ में काजल से शादी करना चाहता था, पर वो मना कर देती है। वो गुस्से से उसकी माँ और भाई के साथ कोई प्लान बनाने लगता है। और इधर सूर्य काफी रात को घर आता है। ममता जी उसके लिए बेहद परेशान थी और कहती है, इतनी रात को कहाँ रहता है बेटा, तुझे मेरी चिंता नहीं होती। वो उनसे मिलने उनके कमरे में चला आया था। तभी सूर्य कहता है, माँ आप तो जानती है कि मैं रात को कहाँ भटकता रहता हूँ। माँ मैं मनोहर जी का सपना पूरा तो कर नहीं सका, उल्टे उनकी बेटी का भी ख्याल नहीं रख सका। ना जाने वो कहाँ किस स्थिति में होगी। मैं अपना वादा नहीं निभा पाया माँ। मनोहर जी ने बहुत ही विश्वास और भरोसा करके मुझे काजल का संरक्षण बनाया था, पर देखो माँ ये क्या हो गया। मैं उनके पास लेटा फूट वो उनके पास लेटा फूट फूट कर रोने लगा था। तभी ममता जी कहती है, बेटा तू मत रो, काजल को ढूंढना है तुझे, और अगर तू हौसला खो देगा तो फिर उसका क्या होगा बेटा। उठ और खाना खा और अभी सो जाओ, सुबह फिर से उसे ढूंढने जाना, वो मिल जाएगी। उठ जा बेटा, प्यारा बेटा, उसे समझाती प्यार से पुचकारती है। शीतल उसके लिए खाना ले आई थी, जो वो बैठकर खाने लगा था और काजल के साथ बिताया वक्त याद आ रहा था। उसकी बातें, उसका परीक्षा खत्म होने के बाद बहुत सारा घूमने की बात करना और उसके डांटने पर ममता जी के पास जाकर छुप जाना, ये सब याद करके वो बेहद उदास था। वो खाना खाकर माँ को सुलाकर खुद को अपने कमरे की ओर खुद अपने कमरे की ओर चल पड़ा था। तभी उधर से एक आवाज आती है, ये क्या कर रहे हो तुम। वो उस नौकरानी से शादी करेगा, पागल हो गया है क्या। लिली के कमरे से धीरे धीरे आती आवाज सुनकर सूर्य उसके दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा था। ठीक है, करने दो उसे शादी। मैं तो नौकरी ढूंढकर एक रेंट पर घर लेकर रहूंगी। आंटी जी बहुत अच्छी है, पर सूर्य एक बार भी मुझसे बात नहीं करता। मैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, इसलिए जल्दी ही यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, चल अब मुझे सोना है, गुड नाइट कहकर फोन काट कर वॉशरूम चली जाती है। ये थी लेली, किसी से बात कर रही थी तो सोरे सोचने लगता है कितना गुस्से से बोल रही थी, फिर अचानक ही मेरी बात करने लगी। आखिर ये लड़की क्या करने यहाँ आई थी, वो सोचता है। वह अपने कमरे में घुस गया, जो गेस्ट रूम के ठीक सामने था। वो अपने कपड़े चेंज कर सोने की कोशिश करने लगा। लिली वॉशरूम से आकर अपना गेट धीरे से खोलकर सोरे को दरवाजे को बंद करते देखती है, फिर कहीं फोन लगाती है और कहती है, आज तो सोरे मेरी बात सुन लेता। मैंने जब मना किया फोन नहीं करने का, तो इतनी रात को क्यों करते हो फोन। अच्छा मैं कल आती हूँ तुमसे मिलने, तब बात करती हूँ, गुड नाइट कहकर फोन रखकर सो जाती है। और इधर सुबह से आनंद के घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे थे। काजल सब काम को एक बार खुद से देखकर इत्मीनान से रानों के साथ उसकी तैयारियों में लग गई थी। उसके हाथों में मेहंदी लगा रही थी। आनंद भी अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी पूरा इंतजाम कर रहा था। आनंद के पिता आज बहुत खुश थे। प्रिंस आधी रात को घर आया था और अभी तक अपने कमरे में सोया पड़ा था। रानो आनंद को काजल के मन की बात बता चुकी थी। वो खुश था उसके फैसले थे वो खुश था उसके फैसले थे वो खुश था उसके फैसले से। आनंद में आया आश्चर्यजनक परिवर्तन से घर में आने वाले मेहमान सब बहुत खुश थे और सब उसका श्रेय काजल को दे रहे थे। काजल चाहती थी कि इस शादी में सूर्य और राजन को भी बुलाया जाए और शादी के बाद उसे उन लोगों के साथ घर भेज दिया जाए, पर वो आनंद से ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे सूर्य और ममता जी की बहुत याद आती थी। वो उन लोगों के पास जाने को तड़प रही थी। अब प्रिंस 10 बजे उठकर जब नीचे आया तो शोर शराबे और हंसी मजाक का दौर शुरू हो चुका था। वो उन सब से बगल होता काजल के पास चला गया था। रानो मुझे एक कप ग्रीन टी पिलाओ कहकर वहीं कुर्सी खींच कर बैठ गया तो काजल थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, तू आज कुछ नहीं करेगी, दिखता नहीं है। उसके हाथ में मेहंदी लगी है। मेहंदी लगाने वाली लड़की भी प्रिंस की बात सुनकर उसका मुंह देखने लगती है। तभी प्रिंस काजल से कहता है, तो फिर तुम ही बना दो, मेरा माथा दर्द से फटा जा रहा है। वो अपना सर पकड़कर बोला। तो काजल कहती है, तुम किसी और नौकर से बनवा लो, मैं यहाँ कपड़े सेट कर रही हूँ कहते हुए वहां रखे रानों के कपड़ों के बंडल को सेट करने लगी। प्रिंस को उसके जवाब पर बहुत गुस्सा आया था, पर वो खुद को काबू करता हुआ बोला, तुमने मेरे प्रपोजल पर क्या सोचा, अब शादी में मात्र आधा घंटा बचा है काजल से बोला। तो काजल कहती है, तुम पागल हो क्या, मैंने कल ही कहा था तुमसे शादी नहीं करूंगी किसी भी कीमत पर तुम्हें समझ में नहीं आया। वो गुस्से में आ गई थी। तभी प्रिंस कहता है, यदि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा।
वो उसे धमका रहा था, तो उसे कुछ जवाब ना देकर रानू का हाथ दबाकर बाहर निकल गई। प्रिंस चिढ़ गया। उसके चले जाने पर वो भी उठकर चुपचाप वहां से निकल गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आनंद ने उसे रानू के कमरे से निकलते हुए देखा तो आवाज दे डाली, ओए प्रिंस, जरा इधर आ। आज वो अपनी खुशी में मगन था, फिर भी छोटा भाई को उदास देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मुंह क्यों लटका रखा है? क्या तुझे मेरी खुशी अच्छी नहीं लग रही? देख भाई, तूने कोशिश की है ना। जब जब वो नहीं प्यार है तो उसे भूल जा। क्यों जिद करता है? तुझे लाखों लड़कियां मिल जाएगी, उसे छोड़ दे। आज उसके कारण ही तेरा भाई कोमा से निकलकर तेरे पास वापस आया। जो हुआ उसे भूल जा। हम लोग नए तरीके से जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। पापा के बिजनेस का आधा हिस्सा तुझे ही मिलेगा। तू टेंशन मत ले। मेरी खुशी के खातिर खुश हो जा और जाकर तैयार होकर आ जा प्लीज भाई। वो उसे गले से लगाते हुए बोला। वो मुस्कुरा दिया और अपने कमरे में चला गया। और अब रेस्टोरेंट में प्रिंस और लिली बैठे हुए थे। उसके सामने 2 कप कॉफी रखी थी, जो वेटर रखकर अभी गया था। तभी लिली प्रिंस को बोली, तो अब तुम क्या करोगे? तो प्रिंस कहता है, मैंने दूसरा रास्ता सोच लिया है और इस रास्ते के कारण वो अपनी मर्जी से मुझसे शादी करेगी। बस तुम मेरा एक काम कर दो। इसके बिना मेरी शादी काजल से नहीं हो पाएगी। और हाँ सॉरी, मैं अपनी शादी में तुम्हें नहीं बुला पाऊंगा। मैं तुम्हें बाद में पार्टी दे दूंगा। वो लिली से बोला। तो लिली कहती है, इट्स ओके, बस सॉरी मेरा बन जाए और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी की पार्टी मैं बाद में ले लूंगी। हाँ तुम अपना काम बोलो। वो कॉफी का कप अपने मुंह से लगाते हुए बोले। अब दोनों धीरे धीरे बात करने लगते हैं और कॉफी खत्म करके अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। शाम को शाम हो रही थी। रानू तैयार हो चुकी थी और अब काजल को तैयार करने लगी थी और अब काजल को तैयार करने में लगी थी। वो हल्के गुलाबी सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। वो रानू को बहुत प्यारी हो गई थी। आज उसके कारण ही खुशियां उसके जिंदगी में छाई हुई थी। वो उसे झुमका पहनाकर लाल लिपस्टिक लगाना चाहती थी, पर वो मना करके उसका दिल रखने के लिए कारण हल्का गुलाबी रंग लगा लेती है। हल्के मेकअप से उसका सलोना रंग चेहरा खिल उठा था। घर में मेहमान आने शुरू हो चुके थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था और प्रिंस गुस्से से अपने कमरे में बैठा था। जब उसके फोन पर एक मैसेज आया, काम हो गया। वो खुशी से उछल पड़ा और उठकर तैयार होने लगा। वो गुनगुनाते हुए सेंट की आधी शीशी खुद पर झोंक चुका था। बालों को जेल से सेट कर नए अंदाज में वो नीचे शादी के मंडप में चला गया। काजल रानू के साथ कमरे में बैठकर उससे बात कर रही थी। जब आनंद के साथ उसके पापा सौर्य, राजन और ममता जी आए तो उन लोगों को देखकर अवाक से बैठ के उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी काजल, मेरी बेटी कैसी है तू? ममता जी अपनी बाहें फैलाकर उसकी ओर बढ़ती है। वो दौड़ती हुई माँ कहकर उसके बाहों में समा कर रोने लगती है। तभी आनंद के पापा कहते हैं, सोरे बाबू, आनंद अपनी गलतियों की सजा काट चुका है। अब वो सुधर गया है। आप लोग उसे माफ कर दीजिए और प्रिंस को भी माफ कर दीजिए। वो अपने भाई के प्रेम के कारण उसे पकड़ कर ले आया था। इन 2 दिनों में काजल हमारे घर बिल्कुल सही सलामत रही है। रानू उसके साथ हमेशा रहती है। जो हुआ उसे भूलकर आप आनंद और रानू की शादी में शामिल होकर आशीर्वाद देकर जाइए। आनंद के पापा सौर्य के सामने हाथ जोड़कर बोल रहे थे। तभी सौर्य कहता, आनंद और प्रिंस ने गलती तो बहुत बड़ी की है, पर आपने खुद हमारे घर आकर सब बात बताई और काजल को अच्छी तरह से रखा। इस कारण मैं आपके दोनों बेटों की गलतियों को माफ करता हूँ। पर अब मैं काजल को लेकर जाऊंगा। आप लोग आनंद की शादी अच्छे से कीजिए। सौर्य काजल की नजर भर कर देखकर बोलता है। वो बेहद कमजोर हो गई थी। उसका चेहरा उसके बहुत रोने की गवाही दे रहा था। उसे आनंद और प्रिंस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर काजल को सही सलामत पाकर वो उन दोनों को माफ कर चुका था। वो अब काजल को यहाँ 1 मिनट भी रुकने नहीं देना चाहता था। आनंद सौर्य के निर्विकार चेहरे को देखकर कुछ नहीं कर सका, पर रानू काजल का हाथ पकड़कर रो पड़ी। तू मेरी शादी में रुक जा काजल। आज तेरी वजह से मेरे नसीब में ये खुशियों का दिन आया है। तू अगर इसमें शामिल नहीं होगी तो मैं दिल से वो खुशी महसूस नहीं कर पाऊंगी। वो सौर्य की तरफ देखकर हाथ जोड़कर, आप प्लीज मेरी खुशियों के खातिर शादी होने तक रुक जाइए। शादी होते ही चले जाइएगा। वो मिन्नतें करने लगे। तभी आनंद कहता है, सौर्य, रानू ने ही मुझे काजल के मन की बात बताई थी और तुम लोगों के पापा के साथ जाकर लाने को बोला था। वो खुद चाहती थी कि हमारी शादी के बाद काजल यहाँ नहीं रही। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, रानू जाने दो काजल को। और काजल, मैं एक बार फिर से तुमसे अपने और प्रिंस की तरफ से माफी मांगता हूँ।
हमारी गलतियों को माफ करके मेरे और रानू की खुशियों के लिए दुआ करना। आनंद शौर्य से कहकर काजल को कहता है और चुप हो जाता है। तो काजल कहती है, छोटे ठाकुर, बस कुछ देर की बात है, रुक जाइए ना, शादी होते ही हम लोग चले जाएंगे। रानू मुझे बहन बना ही ली है, मैं चली जाऊंगी, ये बहुत उदास हो जाएगी, प्लीज शादी होने के बाद चलते हैं। काजल शौर्य की ओर देखकर बोली थी। उसे शौर्य की आंखों में खुद के लिए खुशी और दुख एक साथ अंदाज हो रहा था अंदाजा हो रहा था। शौर्य राजन और ममता जी की ओर देखता है। वो दोनों इशारे से सहमति दे देते हैं। ठीक है आनंद, हम लोग तुम्हारी शादी करवा कर ही जाएंगे। वो काजल की खुशी खत्म नहीं करना चाहता था। काजल खुशी से रानू को गले लगाती है। आनंद के पापा सबको बाहर चलकर खाने पीने के लिए कहते हैं। राजन काजल के पास आकर उसके सर पर अपना हाथ रखता है। तुम खुश रहो, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, काजल कहकर सबसे बाहर निकल जाता है। पंडित जी दूल्हा दुल्हन को मंडप पर बुला रहे थे। प्रिंस वहीं खड़ा शौर्य और उसके साथ राजन को खाना खाते देख रहा था। उन दोनों को देखकर गुस्से में आ चुका था। वो खुद को नॉर्मल दिखा रहा था। वो उन लोगों से दूर ही खड़ा रहा। आनंद मंडप पर आ चुका था और काजल रानू का बाहें पकड़े लेकर आ रही थी। उसे आनंद के पास बिठाकर वो भी वहीं पास में बैठ गई थी। पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खुशी से उनके साथ सब विधि को करने में लगे थे। काजल उन दोनों को छोड़कर ममता जी के पास आ गई और उन्हें खाना खिलाने लेकर चली गई। वो बिल्कुल खाना नहीं चाहती थी, पर काजल को भी भूख लगी थी। ये जानकर वो उसके साथ खाने लगी। अब शादी संपन्न हो गई थी। अब आनंद और रानो पति पत्नी बनकर सातों जन्म के पवित्र बंधन में बंध गए थे। वो दोनों बहुत खुश थे। मंडप से उठकर वो दोनों सबका आशीर्वाद लेने लगे थे। प्रिंस अपनी कुटिल मुस्कान लिए ड्रिंक करता काजल को दूर से देखे जा रहा था। अब काजल को पाना उसके लिए चैलेंज बन चुका था। उसे पता था अब कुछ देर के बाद असली ड्रामा शुरू होने वाला है। रानू के चेहरे पर फैली खुशी देखकर काजल उसके गले से लगकर दिल से दुआ देती है और आनंद को उसका बेहद ख्याल रखने को कहती है। तभी आनंद कहता है, आज तुम्हारे कारण मैं इस रिश्ते को निभाने का हौसला लाया हूँ। तुम सच में किसी कोहनूर से कम नहीं हो काजल। जिसके पास रहती हो उसका भाग्य बदल देती हो। मैंने जो किया उसके लिए मुझे भी दिल से क्षमा कर दो काजल। उसके सामने एक बार फिर से हाथ जोड़ चुका था। तो काजल कहती है, आनंद, अब इतनी माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम अपनी गलतियों की सजा 2 साल में काट चुके हो। अब मेरी बहन के साथ जीवन को खुशी पूर्वक बिताओ। वो रानू का हाथ पकड़ बोलती है। सब वही खड़े होकर हंस रहे थे। तभी अचानक ये हल्ला होने जैसा आवाज सुनाई देने लगा। आनंद बाहर जाने लगा, पर तब तक एक पुलिस के साथ रचना देवी, सोनू और इन्हीं के गांव के 10-12 बुजुर्ग दंदनाते हुए उन लोगों के सामने आ खड़े हुए। तभी एक महिला बोली, काजल, मेरी बेटी है। जब से इन लोगों ने तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ लाया, तब से मैं और तुम्हारा भाई सूख कर कांटा हो गए हैं। पर अब तू चिंता मत कर, पुलिस है ना हमारे साथ, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। चल अपने घर। रचना देवी उसे गले से लगाकर जोर जोर से रोती हुई बोली और फिर उसे खींच कर ले जाने लगी थी। तभी शौर्य कहता है, रुको, ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारी बेटी नहीं है। इसके पिता ने मुझे इसका संरक्षण बनाया है, वो भी कानूनी तौर पर। और वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने काजल से दूर रहने को कहा था ना। शौर्य गुस्से से रचना देवी को कहता है। तो रचना देवी कहता है तो रचना देवी कहती है, देखो इंस्पेक्टर साहब, छोटे ठाकुर ऐसे ही करते हैं जब जब मैं अपनी बेटी को लेने इसके पास जाती हूँ। अरे बड़े लोग होंगे अपने घर के, तो क्या दूसरों की बेटी छीन लेंगे? रचना देवी हाथ नचा नचा कर लड़ाकू की तरह बोल रही थी। तभी काजल कहती है, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें तो माँ कहने में मुझे शर्म आती है। पहले तो खुद मुझे घर से निकाल दी, और जब छोटे ठाकुर मेरे सामने भगवान बनकर आ खड़े हुए, तो पिताजी के 5 लाख रुपए पाने के लिए ड्रामा करने लगी हो। जब मुझे अपने घर से निकाला, तब ये प्यार कहाँ गया था? मैंने कहा था ना कि तुम अब मेरी कोई नहीं हो। तो फिर क्या करने आई हो मेरे पास? काजल आज बहुत गुस्से में आ गई थी और खुद ही रचना देवी से भिड़ गई थी। तभी एक आदमी कहता है, ए काजल, तू तो कुछ बोल ही मत। तूने हमारी बिरादरी की नाक कटवा दी है। माना कि हमारा पूरा गांव छोटे ठाकुर की फैक्ट्री की कमाई से अपना पेट भरता है, पर ये कहाँ का नियम है कि माँ के डांट देने पर तू इसके साथ चली आई और अपनी माँ को ही बुरा बोल रही है। एक बुजुर्ग ने आगे आकर गरज कर काजल से कहा। तभी काजल कहती है, वाह चाचा, उस वक्त तुम्हारे इन होठों से एक आवाज नहीं निकली थी
जब इस औरत ने पिताजी के 13वीं के दिन म- मेरा सामान सहित मुझे घर से बाहर भगाकर अपना गेट बंद कर लिया था। और आज हो पंचायती करने, चुनाव में खड़े हो रहे हो क्या चाचा? काजल बहुत ही चुटीले अंदाज में उनसे कहकर हंस पड़ी। तभी दूसरा बुजुर्ग आया और बोला, राम राम, घोर कलयुग आ गया है। आज की लड़कियां कुछ पढ़ लिख कर इतनी बेशरम हो जाती है कि पूछो ही मत। अच्छा काजल बेटी, मैंने माना कि तुम्हारी माँ सही नहीं थी, पर क्या तुमने अपने घर आने की, इसे मनाने की कोशिश की? क्या पिता के मरने के बाद तुम्हारा कर्तव्य नहीं था अपने छोटे भाई और माँ का सहारा बनो? अब एक तीसरा आदमी आगे आकर गुस्से से बोला, एक बात बता लड़की, अगर तेरी माँ गलत है तो तू किस बात पर सही है? तुम किस रिश्ते के बल पर छोटे ठाकुर के घर में रहती हो? वो तुम्हारे है कौन जो उनके साथ हमेशा गाड़ी में घूमती नजर आती हो? तुम्हारे सर में सिंदूर, मांग में मंगलसूत्र तो नजर नहीं आ रहा। जो हम लोग ये मान ले ये तुम्हारे पति है, तो फिर क्या तुम इनकी खरीदी हुई लड़की हो जो बिना किसी रिश्ते नाते के तुम लोग साथ रहती हो? जवाब दो। अप्रिंस दूर खड़ा वाहन के घूंट लेता मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक शौर्य कहता है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैंने कहा ना, उसके पिता मनोहर जी ने मुझे काजल का संरक्षण बनाया है। इसका सबूत है मेरे पास, और इसी हक से वो मेरे घर में रहती है। शौर्य का खून उबल गया था। वो उस आदमी का कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारते हुए बोला। अब राजन और आनंद उसे रोकने में लगे थे। काजल रोते हुए रानू के कमरे में भाग गई थी। रानू उसके पास जाकर उसे समझा रही थी, मत रो काजल, चुप हो जा। वो उसके दुख से दुखी हो गई थी। तभी काजल कह दिया, रानो, उन्होंने मुझे खरीदी हुई लड़की कहा। यही लोग हैं। जब उस औरत ने मुझे घर से निकाल दिया था तो एक बार भी उसे समझाने सामने नहीं आए, और आज देखो सब एकजुट होकर उसका ही साथ दे रहे हैं। छोटे ठाकुर के कारण आज मैं जिंदा हूँ, वरना मैं तो कब का आत्महत्या कर चुकी होती। मुझे शर्म आ रही, आज मेरे कारण इनकी इज्जत इतने लोगों के सामने उछल रही है। मैं क्या करूँ रानो, बता ना, मैं क्या करूँ? वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। रानू उसे खुद से लगाए चुप करा रही थी। तभी राजन कहता, अच्छा एक बात मुझे बताइए, आप लोगों की काजल को अच्छा एक बात मुझे बताइए, आप लोगों की काजल तो किडनैप हो गई थी और यहाँ मिलेगी, आप लोगों को कैसे पता लगा? राजन शौर्य को ममता जी के हाथों में थमाकर सबसे अंत शांत मूड से बात कर रहा था। पूरा सन्नाटा पसर गया था। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसे प्रिंस का चेहरा भी रंग उड़ने को था। मैं इंस्पेक्टर राजन, यहाँ का थाना इंचार्ज, और ये रहा मेरा आईडी कार्ड। आप कहाँ से आए हैं और क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? राजन उनके साथ आए इंस्पेक्टर को अपना परिचय और आइडेंटिटी दिखाकर पूछने लगा। तभी वह रचना देवी की तरफ देखा और अपने पॉकेट में हाथ डालता जल्दी से भागता हुआ गेट से बाहर भाग गया। राजन उसके पीछे दौड़ा, पर वो पकड़ में नहीं आया। अब राजन वापस आता है और कहता है, यही था आप लोगों का पुलिस जो धूम धमाकर भाग गया। अरे कैसे लोग हैं आप जो एक लड़की की इज्जत उछालने के मिलकर आ गए? मैं तुम सबको गिरफ्तार कर लूंगा, वरना निकलो यहाँ से सबके सब, गुस्से से बोला। तो रचना देवी बोली, अरे ऐसे कैसे बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लोगे? पुलिस बाबू चले जाएंगे, पर काजल को साथ लेकर। रचना देवी ये कहकर रानू के गए कमरे में घुसती है और काजल को खींचती हुई लाने लगी थी। अभी मुंह क्यों छिपा रही है? अब शर्म नहीं आई? तब शर्म नहीं आई जब अपने बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही थी। अरे अब कोने में बैठकर आंसू बहा रही है। बहुत मजे कर लिए, अब चल घर, तेरी वापसी का समय है। वो उसे बेदर्दी से खींच कर ले जा रही थी और वो बस रोए जा रही थी। उसने एक बार भी खुद को छुड़ाने की या शौर्य को आवाज देने की कोशिश नहीं की। सब लोग उसके पीछे विदा हो चुके थे। वो लोग आए ही थे उसे ले जाने। ममता जी और राजन शौर्य को बैठा बैठा देखकर उसे रोकने के लिए कह रहे थे, पर वो चुपचाप उसे देखे जा रहा था। प्रिंस का खुशी के मारे नाचने का मन कर रहा था, पर वो मन मार कर बस हंसे जा रहा था। शौर्य अपने दिमाग को कंट्रोल कर चुका था और काजल की बेइज्जती से सदमे में आ चुका था। काजल की चुप्पी उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। सब कुछ देखकर गुस्से से उठकर बोला, रुक जाओ रचना देवी, जाते जाते मेरा और काजल का रिश्ता तो जानती जाओ। वो दौड़ते हुए उसके पास जाता है जो मेन गेट पर लगभग पहुंच ही चुकी थी, और काजल का हाथ उससे छीन कर पकड़ता है और वापस वहीं आ जाता है जहां सब खड़े थे। उसके पीछे सब लोग दौड़कर आते हैं। तभी शौर्य कहता है, जिस औरत को अपनी माँ होने का एहसास नहीं है
वो मुझे गलत बोलने चले। आज मैं बताता हूँ तुमको और तुम सबको, जिनके घर में चाहूँ तो सब भूखे मर जाए, वो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, वो भी इस औरत के कहने पर। उसका गुस्सा अब आसमान को छू रहा था। रचना देवी हाथ चमकाकर गुस्से से बोली, वाह छोटे ठाकुर, आज सच बोला तो सबको भूखा मारने चले। नसीबों का लिखा है, कोई किसी को भूखा नहीं मार सकता। तभी सूर्य कहता है, तुम मुंह बंद करो बेवकूफ औरत। तभी एक आवाज है, छोटे ठाकुर हमें माफ कर दीजिए, हम सब इसकी बातों में आकर आपसे लड़ने लगे थे। कृपा करके हमारे परिवार पर अपना गुस्सा मत उतारिएगा। आप लोग हम लोग आपके हम लोग आपसे हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। उसके साथ आए सब लोग सूर्य के आगे कदमों में पड़े थे। तो सूर्य कहता है, उठिए आप लोग, ना मेरा दिल ऐसा है और ना ही दिमाग, मैं आप लोगों को कष्ट देने का विचार आता है। मैं तो बस आप लोगों को समझा रहा था कि आज अपनी आंख बंद करके इस मूर्ख औरत का साथ दे रहे हैं। आप लोगों को काजल और मेरा रिश्ता जानना है ना, रुकिए बताता हूँ। कहते हुए काजल का हाथ पकड़कर मंडप पे कहते हुए काजल का हाथ पकड़कर मंडप के पास ले आता है और वहां से सिंदूर का डिब्बा उठाकर काजल की मांग में भर देता है। अपने गले में लगा सोने का चेन उतार कर उसे पहना देता है। वो अवाक सी उसको देखने लगती है। छोटे ठाकुर, उसके होठों से ये शब्द फिसलता है तो सूर्य कहता है, लीजिए अब जान लीजिए, ये मेरी पत्नी है और मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहेगी। और जब इसके गले में मंगलसूत्र है और मांग में मेरे हाथों भरा सिंदूर भी है। अब और कोई सवाल है आप लोगों का? और तुम्हारा रचना देवी, बोलो अब। सूर्य मुस्कुराकर उससे कहता है, इधर प्रिंस गुस्से में हाथ में पकड़ा गिलास दीवार पर दे मारता है। वो सोच नहीं पा रहा था ऐसा हो जाएगा। वो बहुत ही खूंखार हो चुका था और सूर्य को बर्बाद करने का मकसद लेकर वहां से दंदनाते हुए बाहर निकल जाता है। सारे लोग छोटे ठाकुर को शादी मुबारक हो कहते हुए चले जाते हैं और रचना देवी सोनू का हाथ पकड़कर पैर पटकते हुए निकल जाती है। अब राजन उसे गले लगा लेता है, बधाई हो यार, तूने बहुत अच्छा फैसला किया। काजल जैसी लड़की की इतनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मुझे यकीन है तुम इसके सारे कष्टों को दूर करके इसके आगे का जीवन खुशियों से भर दोगे। वो उन दोनों के लिए बहुत खुश था। तभी ममता जी उसे कहती है, हाँ बेटा, तूने एकदम सही फैसला किया, मुझे फक्र है तुम पर। और उसका पीठ थपथपाती है। आनंद और रानो भी बहुत खुश थे और सूर्य को मुबारकबाद दे रहे थे। काजल वहीं नीचे में बैठ गई और ऐपलक दीवार को ताक रही थी। उसे छोटे ठाकुर से इस कदम की उम्मीद नहीं थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपना होश खो रही थी और कुछ ही मिनटों में बेहोश होकर गिर गई। काजल, रानो चिल्लाई उसे गिरते देखकर और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। सूर्य रानो को हटाता हुआ उसे अपनी बाहों में उठाता है और कहता है, राजन गाड़ी निकालो, माँ चलिए कहकर बाहर निकलता है। आनंद और रानो दौड़ते हुए बाहर आते हैं। सूर्य, कुछ नहीं होगा काजल को, वो बस टेंशन से बेहोश हो गई है, आनंद कहता है और उसे बाय करता है। वो लोग चले जाते हैं। आनंद रानो के साथ अंदर आ जाता है। वो दोनों अपनी नई जिंदगी की एक नई शुरुआत करने चल पड़े थे। और उधर अब डॉक्टर के जाने के बाद काजल बिस्तर पर बैठी आंसू बहा रही थी। ममता जी और राजन उसे समझाकर थक चुके थे, पर वो बस रोती ही जा रही थी। सूर्य उन लोगों को छोड़कर कहीं बाहर निकल गया था। तभी राजन कहता है, आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं मिली और गीतू को लेकर आता हूँ। काजल सबको पास पाकर बहल जाएगी। शादी हो जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मिली समझाएगी तो शायद ज्यादा असर पड़ेगा। आप बैठिए, मैं उन दोनों को लेकर आता हूँ। ममता जी से कहकर उन्हें अपने कमरे में भेज कर वो निकल जाता है। लिली सोकर उठी थी और आंखें मलते हुए नीचे आई और बोली, शीतल मुझे ग्रीन टी दो बनाकर। उसे आवाज लगाती है। अब वो काजल के पास से निकलकर किचन में चली जाती है। कमरे से सिसकने की आती आवाज पर वो चौंक कर अंदर जाती है और कहती है, तुम कब आई? तुम वहां से कैसे निकल गई? और ये तुम्हारे मांग में सिंदूर क्यों भरा है? लिली चिढ़ पड़ी थी। तभी सूर्य बोला, मैंने लगाया इसे सिंदूर, ये मेरी पत्नी है, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? सूर्य रीतू को लेकर आया था। वो दोनों दरवाजे पर खड़े उसके चीख से नाराज थी। तभी काजल गुस्से से कहती है, हाँ मैं चली आई वहां से। तुमने तो प्रिंस के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया था ना, जिस तरह रूमी को तुम लोगों ने मार डाला था। काजल उसकी आंखों में आंखें डालकर रोते हुए बोली। तो सूर्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और लिली घबरा कर बोली, ये क्या बकवास करी हो काजल, पागल हो गई हो क्या? मुझे क्या पता कि प्रिंस कौन है और रूमी कैसे मरी? मैं तो यहाँ कुछ दिन की मेहमान हूँ। अब तुम आ गई हो तो अभी ही चली जाती हूँ।
ये कहकर वो बाहर निकलने लगती है, पर सूर्य उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठा देता है और कहता है, काजल, क्या बोल रही है? उसका जवाब दो लिली। वह बहुत ही खतरनाक लग रहा था। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा रहा था। तुमने प्रिंस के साथ मिलकर प्लान बनाकर रूमी को मारा और फिर काजल का किडनैप कराया और यहाँ आकर मुझ पर डोरे डालने लगी। बोलो। वो चिल्ला रहा था। ममता जी भी दौड़ते हुए आ गई अपने कमरे से। तभी लिली कहती है, नहीं सौर्य, वो पागल हो गई है, इसलिए कुछ भी बक रही है। मैं तो लंदन से आकर सीधे होटल में ठहरी थी और फिर पैसे खत्म होने पर तुम्हारे पास आई थी। वो हकला कर बोल रही थी। उसी समय राजन मिली और गीतू को लेकर आ गया था। वो भी सारी बात सुन चुका था। अब सब बातों की कड़ियां मिला रहा था। तभी काजल कह दिया, मैं पागल नहीं हुई। तुमने मुझे कितना मारा था प्रिंस के घर में। रोते हुए आगे बोलती है, मैं बेहोश हो गई थी, तब तूने छोड़ा था। तुम प्रिंस के साथ मिलकर छोटे ठाकुर को पाना चाहती थी, इसलिए मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए किडनैप करवा दिया। कहकर वो सबको प्रिंस के घर पर हुए सभी बात शुरू से अंत तक सुनाती है। सब उसके ऐसे घिनौने रूप पर क्रोधित हो जाते हैं। तभी चटाक सूर्य उसे खींच कर एक थप्पड़ मारता है। वो कुर्सी से गिर जाती है। तभी सूर्य कहता है, तुम लड़की के रूप में अभिशाप हो हम सबके लिए। तुम्हारे कारण बेचारी रूमी मारी गई और अब काजल की जान पर बन आई थी। पर जो तुम चाहती थी वो तो कभी होता ही नहीं। उल्टे तुम्हारे और प्रिंस की साजिशों की वजह से मैं काजल से शादी कर चुका हूँ और अब दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे अलग नहीं कर सकती। ये कहकर सौर्य बहादुर को बुलाकर उसे उसके सामान के साथ घर से बाहर निकाल देना चाहता था, पर राजस उसे किडनैप के इल्जाम में अरेस्ट कर लेता है और थाने फोन करके महिला पुलिस को बुलाकर उसे जेल भेज देता है। काजल रो रही थी। रितु और मिले उसके पास जाकर बैठते हैं और कहते हैं, काजल, तू आ गई मेरी बहन। तुम्हारे खो जाने की बात सुनकर बहुत रोना आता था और अब देख, तू मुझे मिली तो एक नए रिश्ते के साथ। काजल, मैं बहुत खुश हूँ। तू आज से मेरी भाभी है, कहकर उसे गले लगा लेती है। वो रितु को बहुत ही दुख भरी नजरों से देखती है और कहती है, रितु, ये जो हुआ ये मैं स्वीकार नहीं कर सकती। छोटे ठाकुर मेरे लिए भगवान स्वरूप है और कोई अपने भगवान को पति कैसे मान सकता है। मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी। ये जो भी हुआ मैं इसे नहीं मान सकती, कहकर जोर से रो पड़ती है। तभी राजन की वाइफ मिल्ली कहती है, देख काजल, उस वक्त इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था और सूर्य भैया ने जो किया आपको उन लोगों के बेवकूफ इल्जामों से बचाने के लिए किया था। मिल्ली उसे समझाती हुई बोली। तभी काजल कहती है, नहीं करना था छोटे ठाकुर को ऐसा। चली जाती है, चली जाती उनके साथ और सही ही कह रहे थे वो लोग। मुझे माँ के पास जाना चाहिए था वापस, पर मैं अपनी खुशियों में मगन हो गई थी। वो रोते हुए बोली। रितु उसे समझा समझा कर थक गई थी। मिली की भी कोई बात नहीं सुन रही थी। तभी ममता जी कहती है, काजल बेटी, क्या शौर्य में तुझे कोई ऐप दिखता है जो तू मना करी है? बेटी, तुझे तो खुश होना चाहिए कि अब तुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता और तुझ पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती काजल। इतने दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तेरे मिलने से देख मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, पर तेरे जिद से लगता है कहीं मैं मर ना जाऊं। ममता जी आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली थी। तभी काजल कहती है, माँ ऐसा मत बोलिए, मैं खुद आप लोगों के बिना बहुत रोई हूँ, पर छोटे ठाकुर से शादी करना नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उनको पति नहीं मान सकती। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहकर वो उनके हाथों को अपने चेहरे से लगाती और रोने लगी। तभी सौर्य कहता है, आप लोग 5 मिनट के लिए बाहर जाइए, मुझे काजल से अकेले में बात करनी है। सौर्य सबसे कहता है। वो उसके जिद से परेशान होकर अब खुद उससे बात करना चाहता था। अब सौर्य कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करने में क्या दिक्कत है? क्या मैं आवारा गुंडा या बदमाश हूँ जो तुम मना कर रही हो? उन लोगों की बातों के बाद कुछ सोचना नहीं था? क्या तुम्हें उस औरत के साथ जाने देता? तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और सबसे बड़ी बात मेरा तुम्हारे पिता को दिया वचन। मुझे उन लोगों से तुम्हें बचाना ही था। वैसे भी मैं तुम्हें बहुत दिनों से अपने मन की बात बताना चाहता था, पर मौका नहीं मिल पाया। वो झुंझला कर बोला। तभी काजल आंखें नीचे किए बोली, क्या है आपके मन की बात? उसे अब सूर्य का लगाया सिंदूर, गले में पहनाया चेन एक अलग रिश्ते का एहसास करा रहे थे, पर वो अपने खोखले जिद पर अड़ी थी। सूर्य ने उसे भरपूर नजरों से देखा। बिखरे बिखरे बाल, रोई हुई आंखें जो काजल बिखरने से बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, उस पर मासूमियत भरा चेहरा। सौर्य उसे अपने दिल में बंद कर लेना चाहता था। उसे प्रिंस और लिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसके कारण काजल को इतना रोना पड़ा, पर आज उन्हीं के बदौलत काजल उसकी थी। ये सोचकर वो मुस्कुरा दिया। काजल उसे हंसते देखकर मुंह टेढ़ा करती है
और कहती है, बताइए क्या है आपके मन की बात। वो उसके हंसने से नाराज हो रही थी। तभी शौर्य कहता है, मेरी मन की बात सुनोगी काजल। पास आता है और सामने बैठ जाता है। वो डर कर पीछे खिसक जाती है। तो वो कहता है, डरो मत, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। तुम्हें मेरे मन की बात जाननी है ना? तो वो ये है काजल कि मैं तुम्हें बेहद चाहता हूँ और अपने जीवन साथी के रूप में पसंद करता हूँ। और यही बात मैं तुमसे करने वाला था, पर बीच में तुम्हारी किडनैपिंग हो गई। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो थर थरा उठी उसके स्पर्श से। आई लव यू काजल। मैं और मेरा दिल तुम्हें अपनी रानी मानता है और तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रहा है। मेरी तरफ देखो काजल, क्या मेरी नजरों में तुम्हें प्यार नजर नहीं आता? प्लीज मुझे मना मत करना। रूमी तो मुझे छोड़कर चली गई, पर अब तुम मुझे मत छोड़ना। वो बहुत उम्मीद भरी नजरों से उसे देखता है। तो काजल उसकी आंखों में देखती है जहाँ हजारों प्यार भरे रंग बिखरे हुए थे। सूर्य की आंखें प्यार से जगमगा रही थी और उसका चेहरा बेहद ही शांत और दुनिया के हो हंगामे से दूर बस प्यार के रंगों में डूबा पड़ा था। वो उसकी आंखों की प्यार भरी लो को सह नहीं पाती और अपनी नजर झुकाकर हाथ खींचने लगती है। छोड़िए मेरा हाथ छोटे ठाकुर। वो धीरे से बोली। अब उसका रोना बंद हो गया था। तभी शौर्य कहता है, पहले मुझे जवाब चाहिए काजल, तभी छोड़ूंगा हाथ। वो भी अड़ गया था। तो काजल कहती है, आप मेरी मजबूरी समझिए ना। आप मेरे आश्रयदाता है। आपसे मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? फिर मुझे पिताजी का सपना भी पूरा करना है। वो अटक अटक कर बोल रही थी। उसके जिद के आगे काजल के सारे विरोध टूटने लगे थे। तो अब उसके सामने झुकने लगी थी। तभी शौर्य कहता है, किस विद्वान ने कहा है कि आश्रयदाता शादी नहीं कर सकता? और तुम्हारे पिताजी का सपना मैं पूरा कराऊंगा तुम्हें। अब बोलो, अब और कोई कारण है? वो उसके आखिरी हथियार भी छीन चुका था। तो काजल अपरस्त हो गई और अपने सर को ना में हिला दिया। तो शौर्य कहता है, तो तुम तैयार हो मेरी पत्नी बनने के लिए? काजल उसकी आंखों में देखती है और हाँ में सर हिला देती है। तभी अचानक हुर्रे, वो हमारा पापड़ वालों को वो खुशी से जोर से चिल्लाया और काजल को हाथों से अपनी ओर खींचता है। काजल अचानक होने वाली इस घटना से संभल नहीं पाती और सूर्य के ऊपर ही गिर पड़ी। वो उसे कसकर पकड़ लेता है। उसको समझाना बहुत कठिन था और तुम्हें पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल, पर मैं तुम्हें अब खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। वो मदहोश सा होकर बोल रहा था। काजल शर्म से दोहरी हुई उसकी बाहों से निकलने की कोशिश में लगी थी। तभी बाहर से सब लोग अंदर आ गए। उन दोनों को देखकर ठहाके लगाने लगे और वो दोनों घबरा कर उठ खड़े होते हैं और शौर्य कहता है, वो मैं तो काजल को मना रहा था, तो वो मान नहीं रही थी। शौर्य रुक रुक कर बोल रहा था। तभी रितु हंसकर बोले, लो अब मान गई ना भैया भाभी। तो शौर्य मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ ये मान गए, कहकर माँ के गले लग जाता है। रितु काजल को कस कर पकड़ लेती है और कहती है, पहले कहना था ना कि आप भैया से मानेगी, मुझसे नहीं भाभी। और हंस देती है। तो काजल शर्मा जाती है। तभी ममता जी शौर्य को उसके पास ले जाकर खड़ा करती है। मेरा बेटा और बहू की जोड़ी सलामत रहे और भगवान इन्हें हर दुख से दूर रखे, कहकर है आशीर्वाद देती है और सब खुश होकर मुस्कुरा देते हैं। उसी दिन सब खाना पीना से निपटने के बाद उसी दिन सब खाने पीने से निपटने के बाद उन दोनों की शादी के अच्छे से कराने के लिए पंडित जी से बात करते और दिन निकलवा कर उनकी शादी धूमधाम से कराते हैं। वो दोनों बाहर से घूम कर आ जाते हैं और काजल का रिजल्ट पे आ गया था। वो फिर से अपने पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आई थी। सब उसके लिए खुशी का जश्न मनाने लग जाते हैं। ममता जी उन दोनों को देखकर बेहद खुश थी। काजल अपना प्रैक्टिस शुरू कर चुकी थी और अब पूरे दिन घर से बाहर हॉस्पिटल में रहती थी। शाम को सूर्य उसे लेने आता था। दोनों कभी कभी बाहर से खा कर आते थे और ममता जी के लिए सब पैक करवा लेते थे। उन लोगों की जिंदगी बहुत ही खुशनुमा अंदाज में चल रही थी। काजल की कभी कभी रानू से बात होती थी। वो माँ बनने की तैयारी में लगी थी। आनंद अब काजल को अपनी बहन के जैसा मानने लगा था और काजल को सूर्य कभी भी उसकी सौतेली माँ से मिलवाने नहीं लेकर गया था और वो भी नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि वहां जाकर उसके जख्म हरे हो जाते थे और प्रिंस का कोई अता पता नहीं था। वो उस रात के बाद कभी घर नहीं आया था। अब सुबह बहुत ही आगे निकल गया था। अब काजल अब समय बहुत ही आगे निकल गया था। अब काजल मिसेस काजल से डॉक्टर काजल बन गई थी और उसका अपना क्लिनिक था जिसमें वो मरीजों को देखती थी। अपने निजी समय से वो समय निकालकर ममता जी और शौर्य के साथ बाहर घूमने भी जाती थी। अब ममता जी दादी बनने की ख्वाहिश करने लगी थी, जिसे काजल और शौर्य महसूस कर रहे थे। रितु 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और जब आती थी तो माँ से मिलने तो उनके घर में रौनक हो जाती थी। एक दिन शौर्य काजल को लेकर आ रहा था। शाम हो गई थी।
ठंडी का मौसम था, जिसके कारण रास्तों पर भीड़ कम हो गई थी। तभी एक आदमी सड़क किनारे पड़ा तड़प रहा था। काजल उसे देखकर शौर्य को गाड़ी रोकने को कह दिया। शौर्य की इच्छा नहीं थी, पर वो काजल के पैसे को लेकर कोई कोताही नहीं करना चाहता था। गाड़ी रोककर वो दोनों नीचे उतरकर उसके पास जाने लगते हैं। तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा चादर आ गिरता है। दोनों उससे निकलने के लिए छटपटाने लगते हैं, पर कुछ लोग थे जो उन्हें चारों तरफ से बांधकर गाड़ी में डालकर चल पड़ते हैं। अब आगे क्या होगा काजल और शौर्य का, यह जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना, जो कि लास्ट पार्ट है। धन्यवाद।